हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट में एग्जांपल्स जो भी हैं चैप्टर 4 के, वो सारे एग्जांपल्स आज से क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उनको सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं यहाँ पर। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिकल्स हैं, सारे एग्जाम्पल हैं ये टोटल, ठीक है ना। ये चैप्टर 4 के एग्जाम्पल्स हैं। पहले मतलब इस पार्ट में हम एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर एक और पार्ट है उसमें हम बुक के भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्लस में चैप्टर 5 भी स्टार्ट करेंगे साथ साथ, ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर 4 के, मतलब जो अपनी बुक के जो क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, वो भी करने वाले हैं, और प्लस में चैप्टर 5 भी स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ स्टार्ट करेंगे जो भी है, जो भी अगला पार्ट होगा उसमें। लेकिन इस पार्ट में हम चैप्टर 4 के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर एक फेरेड धारिता के गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी, क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट करें। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि इसमें एक फेरेड धारिता के गोली चालक की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या देखनी है हमें। तो हमें धारिता दे रखी है, धारिता C का मान दे दिया, त्रिज्या ज्ञात करनी है, और गोली चालक है, चालक कैसा है, गोली चालक। तो गोली चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है भाई, ये गोली चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। तो यहाँ से हमें गोली चालक की त्रिज्या तो निकालनी है, तो स्मॉल r निकालना है। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ, C के अपोन में चला जाएगा, C के नीचे चला जाएगा ये, तो ये C के नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। और इसका मान आपको सभी को पता ही है, ये क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, और C धारिता ये है ही 1 फेरेड, तो इंटू 1। तो इसको सोल्व करोगे तो 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर आएगी रेडियस, ठीक है। तो अब इसमें रेडियस तो हमने निकाली गोली चालक की रेडियस, लेकिन बात क्या, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये देखना है। तो मतलब इस एक फेरेड धारिता के एक गोली चालक को हम अलमारी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इसका रीजन ये हमें बताना है, ठीक है। तो और उसका रीज़न भी देना है कि नहीं रख सकते तो क्यों नहीं रख सकते, अगर रख सकते हैं तो क्यों रख सकते हैं, तो मतलब ये रीज़न भी देना है। तो देखिए, गोली चालक की धारिता गोली चालक की त्रिज्या ये है 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर है। लेकिन पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा गोली चालक है, और उसकी जो त्रिज्या होती है वो 64 गुणा 10 की घात 3 मीटर होती है। आपको पता है ये 64 गुणा 10 की घात 3 मीटर होती है। और ये जो क्वेश्चन में गोली चालक था, उस गोली चालक की रेडियस कितनी है 9 गुणा 10 की घात 9, जो कि पृथ्वी की रेडियस से क्या है, अर्थ की रेडियस से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब पृथ्वी से भी बहुत बड़ा गोली चालक हो गया। तो इसका मतलब ऐसे गोली चालक को कहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना अपन। तो ऐसे गोली चालक को हम अलमारी में नहीं रख सकते, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या से भी इस गोली चालक की त्रिज्या बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये लगभग 1400 गुणा अधिक होती है, करीब 1400 गुणा अधिक होती है। जो हमने क्वेश्चन में कंसीडर किया था गोली चालक, उस गोली चालक की जो त्रिज्या है 9 गुणा 10 की घात 9, ये पृथ्वी की त्रिज्या से मतलब 1400 गुणा अधिक होती है। इसको आप देखोगे तो पृथ्वी की त्रिज्या 64 गुणा 10 की घात 3 है, ये होती है, और ये होती है गोली चालक की त्रिज्या। ये गोली चालक की त्रिज्या जो हमने हमें क्वेश्चन में दिया था ना, जो भी हमने यहाँ पर गोली चालक कंसीडर किया है, उस गोली चालक की रेडियस ये है 9 गुणा 10 की घात 9, लेकिन पृथ्वी की रेडियस ये है 64 गुणा 10 की घात 3। तो इसका मतलब गोली चालक की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत ज़्यादा है, मतलब पृथ्वी से बहुत बड़ा गोली चालक है। तो इसका मतलब ऐसे गोली चालक को हम अलमारी में नहीं रख सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यह ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक फेरेड धारिता के गोलीय चालक को हम कहाँ नहीं रख सकते, अलमारी में नहीं रख सकते, अलमारी कहीं पर भी नहीं रख सकते भाई। अलमारी तो क्या है, ये त्रिज्या बहुत ज़्यादा है, ये पृथ्वी से बहुत बड़ा गोला है ये, तो ऐसे गोले को हम नहीं रख सकते अलमारी में, या कहीं भी नहीं रख सकते, क्योंकि पृथ्वी से बहुत बड़ा हो गया है। तो ठीक है ना, ये इम्पॉसिबल कंडीशन आ गई है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोली चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात 1:2 है, तो इनकी धारिताओं का अनुपात कितना होगा ये ज्ञात करना है। भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो गोली चालक हैं, दोनों की रेडियस डिफरेंट है, लेकिन उन गोलों पर जो आवेश है, आवेश की जो मात्रा है वो समान है, और पृष्ठों पर इनके जो पृष्ठ हैं उन पर विभवों का अनुपात 1:2 दे रखा है। तो हमें धारिताओं का अनुपात पूछा है, चूंकि आपको पता है C बराबर Q/V होता है, क्योंकि इनमें C और V में रिलेशन चाहिए, Q तो सेम है ही इन दोनों में। भाई दोनों गोली चालकों पर जो चार्ज है वो तो दोनों पे सेम है, लेकिन दोनों गोली चालकों की जो त्रिज्याएं हैं वो डिफरेंट है। दोनों गोलों की जो रेडियस है वो डिफरेंट है, इसलिए इनकी कैपेसिटेंस या जो धारिता है वो भी क्या है, डिफरेंट होगी। और वो यहाँ पोटेंशियल भी क्या है,
दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, तो सी और वी में ही रिलेशन बनेगा, क्यों कांस्टेंट रहेगा। तो वैसे तो मैं आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि सी व्युत्क्रमानुपाती ए वी, ऐसे कर सकते हैं अपन। देखिएगा दिख नहीं रहा शायद आपको, ये देखो आप यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ जो कैपेसिटेंस है, मतलब जो गोलीय चालक की जो धारिता है वो पोटेंशियल के क्या होती है, यहाँ पोटेंशियल में विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये देखिए चार्ज क्यों कांस्टेंट है भाई, इस कांस्टेंट है तो इसको नहीं कोई रखने से कोई फायदा नहीं है। अब जो वेरिएबल्स क्वांटिटी उन्हीं को रखते हैं यहाँ पर, तो वेरिएबल सी है, यानी सी धारिता है चालक की, और वी क्या है यहाँ पर पोटेंशियल है, तो धारिता पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी, यानी पोटेंशियल भी चेंज होगा। पोटेंशियल यहाँ दे रखा है 1:2 के रूप में दे रखा है, और धारिता का मतलब क्या है कि गोलीय चालकों की रेडियस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो कैपेसिटेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, यानी C1/C2 के रूप में होगी और V2/V1 के रूप में होगा, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि आपको V1/V2 का मान दे रखा है 1/2, तो V2/V1 कितना हो जाएगा 2/1। इस प्रकार से ये आ जाएगा धारिताओं का अनुपात, ये ध्यान रखिएगा, C1/C2 = 2/1 आ जाएगा। देखो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसमें, C1 = Q/V1, C2 = Q/V2, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। देखिए यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो C1/C2 = V2/V1, ठीक है। और आपको पता है V1:V2 = 1:2 है, तो V1/V2 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। यहाँ क्या है V2/V1 चाहिए, तो इसका इन्वर्स कर देंगे, 2/1 कर देंगे यहाँ से, तो ये C1/C2 = 2/1, यानी ये धारिताओं का अनुपात आ जाएगा 2:1, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान मतलब कैलकुलेशन है इसकी, बिल्कुल आसान मतलब क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये तो आसान है बिल्कुल, अभी आगे आएंगे थोड़े से इजी से टफ की ओर जाएंगे, मतलब पहले सरल आएंगे, फिर थोड़े मीडियम, फिर टफ, थोड़ा सा लेवल टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा इनके मध्य दूरी d है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा इनके मध्य दूरी क्या है d है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना कर दे, देखिएगा जब क्षेत्रफल a है और मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a है और उनके बीच की दूरी d है, तो उस केस में संधारित्र की धारिता होती है C = ε0 A/d के रूप में होती है, ठीक है भाई। अब देखिए आगे जो पूछा है उसमें देखिएगा क्या पूछा है, क्या बताएगा आगे, देखिए सुनिए पहले। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए, अब क्षेत्रफल 2 गुना कर दें, a की जगह हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्षेत्रफल नया क्षेत्रफल कितना आ गया, जैसे इसको a' के रूप में लिख देते हैं, नया क्षेत्रफल क्या हो गया a' = 2a, क्षेत्रफल 2 गुना हो गया। अब प्लेटों के मध्य दूरी क्या कर दें, आधी कर दें, तो नई दूरी जो है d' है उसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी d/2 के रूप में हो जाएगी, तो दूरी आधी हो जाएगी, क्षेत्रफल 2 गुना हो गई, और ये जो अब धारिता भी नहीं बन जाएगी, तो नई धारिता क्या हो जाएगी, नई धारिता C' के रूप में हो जाएगी। मतलब तो देखिए दूरी आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी, तो जो नई धारिता आई है वो अपनी प्रारंभिक मान C की तुलना में कितनी गुनी हो जाएगी वो देखना है हमें। तो C' बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ε0, a की जगह क्या करोगे रिप्लेस करो a/2, सॉरी a/2 नहीं है 2a है, सॉरी भाई, a की जगह क्या है a', मतलब a' यहाँ पर a' रखेंगे और a' की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2a है। अपोन में अब इसी के आगे देखिएगा, अपोन में क्या रखोगे नीचे डिस्टेंस d' रखोगे, d' क्या है यहाँ पर d/2 के रूप में है, तो d/2 के रूप में है। तो अब इसको सोल्व करो आप, तो सोल्व करोगे देखिए क्या बनेगा, इसमें ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा 4ε0 a/d। अब ये आपने पढ़ रखा है, ये अभी बताइए मैंने, ये ε0 a/d इक्वल्स टू क्या होता है c, तो इस ब्रैकेट की जगह क्या रख देंगे c रख देंगे, ब्रैकेट में जो वैल्यू इसकी जगह क्या रखेंगे c, तो 4c, तो C' बराबर क्या हो जाएगा 4c। तो इस प्रकार से धारिता क्या हो जाएगी अपने प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाएगी, ठीक है भाई, समझ में आती है बात। ये देखो बहुत आसान सा है, इसमें खाली आपको स्टार्टिंग में जो वैल्यू दी उसके अकॉर्डिंग हमें धारिता देखनी पड़ेगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a दे दिया और प्लेटों के बीच की दूरी d दे रखी है, तो उस केस में संधारित्र की धारिता C = ε0 a/d के रूप में आ जाएगी। लेकिन हमने क्या कर दिया, आगे देखिएगा आगे क्या बोला गया है, इसमें प्लेटों के बीच की दूरी आधी और क्षेत्रफल 2 गुना कर दें, तो नया क्षेत्रफल a' = 2a और दूरी क्या हो जाएगी d/2 और नई धारिता बन जाएगी C'। तो लिखा देखिए वो संधारित्र की धारिता, अब जो संधारित्र की धारिता बनेगी C' वो अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी गुना हो जाएगी, प्रारंभिक मान C की तुलना में कितनी गुना हो जाएगी, तो वो देखनी है। तो C' बराबर ε0 a'/d', तो a' का मान 2a और d' का मान d/2, तो ये वैल्यू रखोगे
इसको सोल्व करोगे तो लास्ट में हमें ये इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसकी जगह हम सी रख देंगे, सी पुट अप कर देंगे। तो इस प्रकार से जो धारिता बनेगी, जो नया जो जो मतलब नए केस में जो संधारित्र की जो धारिता बनी, वो धारिता क्या होगी, अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी गुनी होगी, 4 गुनी होगी। ठीक है, पहले सी थी और बाद में कितनी हो गई, सी डैश हो गई। तो सी डैश कितनी आ जाएगी, 4c हो जाएगी। सी डैश का मान किसके बराबर आ जाएगा, 4c के। ठीक है ना, यानी प्रारंभिक मान की तुलना में 4 गुनी हो जाएगी नई धारिता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 4। अब इसमें और देखिएगा, एक सी धारिता के संधारित्र को 20 वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर इसके प्लेटों पर आवेश प्लस माइनस 360 माइक्रोकुलाम है। प्लेटों पर आवेश कितना है, प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो ये क्या है, नेचर है, इनकी प्रकृति है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। वैसे मैग्नीट्यूड तो इनका सेम ही है, 360 माइक्रोकुलाम है। ठीक है ना, प्लेटों पर जो आवेश है वो कितना है, 360 माइक्रोकुलाम है। और विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की कमी करने पर आवेश कितना हो गया, 120 माइक्रोकुलाम हो गया है। मतलब यहाँ पर विभवांतर के मान में अगर 120 वोल्ट की कमी कर दें तो आवेश 120 माइक्रोकुलाम हो जाता है। तब ज्ञात कीजिए संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझिएगा ध्यान से। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक सी धारिता के संधारित्र को 20 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है, और 20 वोल्ट की बैटरी आवेशित नहीं, 20 वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित किया गया है, सॉरी 20 वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर इसके प्लेटों पर आवेश कितना गया है, ये प्लेटों पर जो आवेश आया है वो कितना है, 360 माइक्रोकुलाम। देखिएगा नीचे, देखिएगा 360 माइक्रोकुलाम, और इसको हम चेंज कर लेते हैं कुलाम में, तो 360 गुणा 10 की घात माइनस 6 कुलाम। तो ये कब आया, जब 20 वोल्ट विभवांतर की बैटरी को संधारित्र से जोड़ा है, मतलब सी धारिता के संधारित्र से 20 वोल्ट की बैटरी को संयोजित किया, तब हमें आवेश ये मिला है। तो उस केस में आवेश की जो मात्रा होती है उसका जो फॉर्मूला बनता है Q बराबर CV। जो प्लेटों पर जो आवेश की मात्रा होती है वो Q बराबर क्या होती है, CV के रूप में होती है। सी धारिता का संधारित्र है और 20 वोल्ट विभवांतर से इसको क्या किया गया है, देखिएगा भाई Q, यहाँ पर प्लेटों पर आवेश की मात्रा कितनी आई है, Q। ठीक है, और सी धारिता का संधारित्र है और 20 वोल्ट विभवांतर की बैटरी से क्या है, क्या किया गया है, मतलब संधारित्र को जोड़ा गया, सी धारिता के संधारित्र को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो प्लेटों पर आवेश की मात्रा बनेगी Q बराबर CV के रूप में बनेगी। अब Q बराबर CV होता है तो यहाँ से देखिएगा वैल्यू कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू 360 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये दे रखा है हमें, ये वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, तो ये तो आ गया प्लेटों पर आवेश की मात्रा है। प्लेटों पर आवेश की मात्रा जो हमें दे रखी है, जो दिया है वो उसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, Q बराबर CV के रूप में, Q हमारे पास ये है, ये प्लेटों पर आवेश है और सी धारिता का संधारित्र है और इससे 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है। 20 वोल्ट की बैटरी को सी धारिता के संधारित्र से कनेक्ट किया है। ठीक है ना, तभी तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q यानी 360 गुणा 10 की घात माइनस 6 कुलाम आवेश मिला है। ठीक है, तो पहला केस ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बोला गया आगे। यहाँ देखिए विभवांतर के मान में, अब देखिए जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की कमी करने पर, विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की अगर आप कमी कर रहे हो, मतलब पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V था, और उसमें हमने कमी कर दी। देखिएगा पहले कितना है, देखो पहले स्टार्टिंग में कितना था, पोटेंशियल V था, और इसमें हमने 120 वोल्ट की क्या कर दी है, कमी कर दी है। तो कर दी कमी, V माइनस 120 हो गया। ये नया विभवांतर कितना गया, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 120 के रूप में आ गया। ठीक है, अब इतना कम करोगे तो आवेश कितना हो जाता है, देखिएगा क्वेश्चन में देखिएगा 120 माइक्रोकुलाम हो जाता है, 120 माइक्रोकुलाम आवेश हो जाता है। तो ये विभवांतर आ गया हमारे पास, विभवांतर नया विभवांतर, जैसे इसको V डैश लिख देते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो नया जो आवेश आया है उस आवेश की जो मात्रा है उसको मैंने यहाँ पर Q डैश के रूप में लिख दिया। देखिएगा Q डैश ढंग से देख लीजिएगा, आवेश Q डैश कितना आया है, आवेश की मात्रा कितनी आई है इस पे 120 माइक्रोकुलाम यानी 120 गुणा 10 की घात माइनस 6 के रूप में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये V डैश भी आ गया, Q डैश भी आ गया। अब आपको पता है Q डैश कितना क्या होता है, Q डैश बराबर CV डैश होता है। Q डैश बराबर क्या होता है, CV डैश होता है, आपको पता ही। अब ये Q डैश की वैल्यू हमें दे रखी है, Q डैश, और यहाँ से V डैश की वैल्यू भी है। तो V डैश कितना है, V माइनस 120 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर C क्या है, आवेश की मात्रा कितनी, Q डैश 120 गुणा 10 की घात माइनस 6।
तो इस प्रकार से हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो ये क्या है, हुआ है 120 वोल्ट की जब हमने कमी की है, मतलब 120 वोल्ट की विभवांतर की, मतलब 120 वोल्ट विभवांतर की कमी की है, तो हमारे पास जो आवेश आया है कितना, 120 माइक्रोकुलाम हो गया है। मतलब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना हो गया, 120 माइक्रोकुलाम हो गया है। तो उस केस में जो हम आवेश को लिखेंगे, यानी क्यू डैश, यानी नया जो आवेश है हमारा 120 है, 120 है ना, क्यू डैश बराबर 120 माइक्रोकुलाम। तो उसके लिए देखिए क्या होता है, क्यू डैश बराबर CV डैश, क्योंकि धारिता तो सेम रहनी है। अरे भाई धारिता तो सेम रही, धारिता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो क्यू डैश बराबर क्या होगा, CV डैश, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया गया है, और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही चेंज हुआ तो चार्ज भी चेंज हो गया। तो क्यू डैश बराबर CV डैश, तो V डैश का मान रख दिया, पुटअप कर दिया, क्यू डैश ये है इसमें। अब देखो ये आसान सी कैलकुलेशन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेट करें, देखिएगा इसको रहने देते हैं, आगे वाले को ध्यान से देखिएगा। CV माइनस 120C दिख रहा है भाई, देखो C को V से गुणा करेंगे, C को 120 से, तो C इंटू 120 और बराबर हो गया 120 गुणा 10 की घात माइनस से 6 गुलाम हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये देखिएगा पहले आप CV की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 360, ये लिख सकते हैं 360 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुलाम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 360 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुलाम, और माइनस हो गया यहाँ से 120 और ये C धारिता भी है, और बराबर 120 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम धारिता निकाल सकते हैं। तो धारिता कितनी होगी, 120C, इसको दूसरी तरफ करेंगे 120C हो जाएगा यहाँ से, और 360 में 120 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा भाई, ये 0, 4 और कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से C कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से करोगे कैलकुलेट करोगे तो C कितना हो जाएगा, C देखिएगा यहाँ तो 2 हो जाएगा ना, 2 यहाँ से 2 फैरेड आ जाएगी। तो ये आ जाएगी हमारी संधारित्र की धारिता, C बराबर 2 फैरेड आएगी ना भाई। यहाँ देखिएगा C बराबर, वैसे हम देखो सेकंड क्वेश्चन निकाल दिया हमने यहाँ, अब फर्स्ट निकालेंगे। देखिएगा अभी फर्स्ट नहीं कैलकुलेट किया है, संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। 360 में ये 120 से दूसरी तरफ चला गया, ये इधर आ गया, 360 में 120 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा यहाँ से, क्यों भाई देखो यहाँ से हो जाएगा ना, और फिर 120 में 120 का 240 में भाग लगा देंगे, 240 में 120 का जैसे भाग लगाओगे तो 2 फैरेड आ जाएगी। तो ये धारिता आ गई ना हमारे पास। अब जो पहला क्वेश्चन था धारिता हमने निकाल दी है। अब यहाँ पर देखो संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर ज्ञात करना है ना हमें, तो वो विभवांतर कैसे करेंगे, देखो अब तो निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि आपको पता है Q बराबर क्या है, यहाँ CV है ना, Q बराबर CV है। तो यहाँ पर Q का मान दे रखा हमें, Q का मान दे रखा है, और C का हमने कैलकुलेट कर लिया, V का मान निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा दूसरा जो पहला पार्ट है वो देखिएगा, पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट निकाला है, ये जो पार्ट निकाला ये सेकंड था, फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें देखिएगा Q बराबर CV है ना, तो ये देखो CV बराबर कितना दे रखा है, 360 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये दे रखा है ना। अब आपको पता है यहाँ C हमने कैलकुलेट कर लिया, C कितना 2 है, और V ये है ही, तो 360 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, देखिएगा यहाँ से कितना बनेगा, देखिएगा सोल्व करोगे तो देखिएगा ये हो गया हमारा 180 होगा भाई, ये 180 और ये 180 गुणा 10 की घात माइनस 6। इसमें आपको ये धारिता का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, धारिता, हाँ देखो सॉरी भाई, देखो ये 10 की घात माइनस 6 मैंने लिखा नहीं है, 10 की घात माइनस 6 साथ में आएगा ना इसमें, अरे भाई सॉरी ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो एक 360 में 120 तो 240 हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 भी था ना इसमें, तो ये भी करना पड़ेगा। तो ये माइक्रोफेरेड आएगा, फिर ये माइक्रोफेरेड में आएगी धारिता, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, 2 माइक्रोफेरेड। तभी मैं सोच रहा हूँ इतनी थोड़ी नहीं हो सकती धारिता, किसी गोली चालक की धारिता इतनी नहीं हो सकती, दो फेरेड के रूप में नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसलिए ये 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 2 माइक्रोफेरेड ये धारिता है यहाँ पर, तो ये 2 माइक्रोफेरेड है भाई, ये यहाँ पर माइक्रो है, मतलब इसको गुणा 10 की घात माइनस 6 और कर लेते हैं यहाँ साथ में, ठीक है ना। देखो ये C की जगह हमने लिखा 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, ठीक है, और ये तो था ये पहले से, अब ये 10 की घात माइनस 6, ये 10 की घात माइनस 6 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बराबर कितना आ जाएगा, 180 वोल्ट आ जाएगा अपना, V का मान 180 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन, इसमें आवेश का मान, देखिए आवेश का मान याद करना, जबकि आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा दे तो आवेश, नया आवेश क्या हो जाएगा, देखिएगा नया आवेश, मैंने इसको Q डबल डैश लिख दिया, ठीक है, नया आवेश नए आवेश की जो मात्रा हो जाएगी वो देखनी है। तो Q डबल डैश CV, और यहाँ V क्या हो जाएगा, V नहीं रहेगा इसमें, 120 वोल्ट से बढ़ाया ना V को, तो 120 वोल्ट से बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया ना, V प्लस 120 हो गया।
तो वोल्टेज कितनी हो गई, V प्लस 120 हो गई यहाँ से, देखिएगा। अब आपको पता है यहाँ C और V का मान आपको पता ही है, 180 है, 180 और 180 प्लस 120 कितना होता है, V की जगह 180 रखोगे, 180 प्लस 120 कितना होता है, 180 प्लस 120 यहाँ होगा 300 हो जाएगा भाई यहाँ से 300 हो जाएगा ना, तो ये 300 हो गया। अब ये 300, अब C आपको पता ही है C कितना है, C 2 माइक्रोफेरेड है, तो यहाँ पर 2, इसको सोल्व करोगे 2 गुणा 300, 2 गुणा 300 और गुणा 10 की घात माइनस 6, तो ये आएगा भाई, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये कर सकते हो आप आसानी से, अब हो जाएगा, इतना बता दिए ना, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब ये यहाँ देख लीजिएगा आप, Q डबल डैश, इसको CV डैश यानी V वोल्टेज 120 बढ़ा दिया, V था हमारा कितना 180, 180 में 120 जोड़ दिया तो कितना हो गया, यहाँ से 300 हो गया ना, तो यहाँ से 300 हो गया और 300 C से गुणा कर देंगे, C से गुणा यानी 2 से गुणा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 से 300 को गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 600 माइक्रो कुलाम आ जाएगा, इसको लिखोगे तो 10 की घात माइनस 6 क्या होता है, माइक्रो होता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा ऐसा मतलब सिस्टम से आप करोगे ना हो जाएगा। अब इसमें मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप मतलब बताया, लेकिन थोड़ा मतलब ढंग से नहीं है यहाँ पर, मतलब ये आप समझ नहीं पा रहे हो, पर आप जब जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसी टाइम आप ध्यान करते जाना और अपने सिस्टम से लिखना है, इसको सिस्टम से लिखना है। मैंने तो वैसे ही समझाने के लिए बताया आपको, ठीक है ना, तो ये समझाने के लिए बताया, बाकी आप इसमें नोटबुक में जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया उसके अकॉर्डिंग आप काम करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन 4 है, ठीक है ना। इसमें एक तो आरोपित विभवांतर निकालना, एक संधारित्र की धारिता निकालनी और एक तीसरा केस आवेश का मान ज्ञात करना जबकि आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा दे। तो तीनों क्वेश्चन हमने इसमें कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना। आप वीडियो को एकदम से स्टार्टिंग से देखना है और हर क्वेश्चन का जो आंसर है उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको इसमें लिखना है। वैसे मतलब इसका जो PDF देने से कोई फायदा नहीं रहेगा, इसको वीडियो देखोगे तभी आप इसको ढंग से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ठीक है ना आप, ठीक है भाई, ओके। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल दे दिया, प्लेट का क्षेत्रफल 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी दे दी आपको, स्मॉल d दे दिया, स्मॉल d। देखो ये लिख देता हूँ, फिर भी गिवन कर देता हूँ, यहाँ पर ये गिवन टर्म है, गिवन टर्म्स हैं अपने पास। स्मॉल d की जो वैल्यू दे रखी है, प्लेटों के बीच की जो दूरी है 0.001 मीटर है, सॉरी 0.01 ही है भाई, ये 0.00 नहीं है, 0.01 मीटर है, 0.01 मीटर है, ठीक है। अब दूसरा इसमें प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिएगा, प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई की एबोनाइट प्लेट रख देते हैं जिसका पैरावृतांक कितना है 3 है, तो एप्सिलॉन r 3 दे रखा है हमें। और उसके बाद में 6 mm मोटाई की ये पट्टिका है, एबोनाइट यानी पैराविद्युत पदार्थ है ये, यानी एबोनाइट की जो पट्टिका है वो रख रखी है इसमें प्लेटों के बीच में। कितनी मोटाई की 6 mm की है ना, तो स्मॉल t का मान हमें दे रखा है 6 mm, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। तो ये t आ गया, ये d आ गया, ये a आ गया, ये एप्सिलॉन r आ गया। तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पैराविद्युत पदार्थ भरा हो, संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब आंशिक रूप से पैराविद्युत पदार्थ भरा हो तो उस संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। ये पढ़ा था ना भाई। t मोटाई की कोई पैराविद्युत पट्टिका प्लेटों के बीच में रखी है, देखो एप्सिलॉन r पैराविद्युतांक का पैराविद्युत पदार्थ, और ये एप्सिलॉन r पैराविद्युतांक का है, ये एप्सिलॉन r पैराविद्युतांक की, यानी एप्सिलॉन r पैराविद्युतांक की एक पट्टिका है, ठीक है ना, जिसकी मोटाई क्या है स्मॉल t है और इसको संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा गया है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा गया है। तो उस केस में उस संधारित्र की जो धारिता होगी वो ये होगी, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन r पैराविद्युतांक की जो पट्टिका है, यानी एप्सिलॉन r पैराविद्युतांक की यानी t मोटाई की पट्टिका है। मोटाई कितनी इसकी t एप्सिलॉन r पैराविद्युतांक की ये पट्टिका है और मोटाई कितनी इसकी स्मॉल t है। ये ध्यान है, मोटाई है इसकी स्मॉल t और पैराविद्युतांक क्या है इसका, इस पैराविद्युत पट्टिका का जो पैराविद्युतांक कितना एप्सिलॉन r है, ठीक है, एप्सिलॉन r है। तो और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो उस केस में उस संधारित्र की जो धारिता बनेगी वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वैल्यू सभी दे रखी है तो पुटअप ही करनी है वैल्यू। तो एप्सिलॉन नोट का जो मान है वो तो पता ही आपको 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12, और a का मान एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है,
मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब डी कितना दे रखा है, डी यानी यहाँ पर डी 0.01 दे रखा है, और माइनस स्मॉल टी का मान क्या दे रखा है 6 mm यानी 6 गुणा 10 की घात -3 दे रखा है। 1 माइनस एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है 3। इसको आपको कैलकुलेट करना है, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा यहाँ पर, आपको सोल्व करना है कर लेना, ठीक है ना। -12 और -2 कितने हो जाएंगे, घात कितनी हो जाएंगी 8.854 गुणा 10 की घात गुणा 2 10 की घात -14 हो जाएगी यहाँ से, अपॉन में 0.01 माइनस यानी यहाँ से 2/3, और 2/3 यानी ये 2 से ये कटेगा, ये 2 से 3 6 कटेगा नहीं, 2 आएगा तो यानी 4 आएगा ऊपर। देखो इसमें ढंग से देख लो आप, 6 गुणा 10 की घात -3 और ये 2/3 और यहाँ से कट जाएगा ये, तो ये 4 आएगा नीचे, देखिएगा 4 आएगा। सी बराबर 8.854 गुणा 2 गुणा 10 की घात -14 है, और अपोन में 0.01, और इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ तो अब इसको आपको सोल्व करना है, जो भी धारिता आएगी वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। इसको आपको आगे सोल्व करना है, ठीक है ना, वैल्यू निकालनी है इसके लिए, ठीक है, ये तो कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखिएगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दे रखी है सी, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, वो ये सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है ये भी। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। यदि प्लेटों के मध्य, देखो पहले जो क्वेश्चन बोला उसको समझिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी दे रखी है, ये लो धारिता सी हो गई, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तो धारिता लिख देते हैं ε0 A अपॉन स्मॉल डी, हो गई भी। देखो यहाँ देखिएगा, ये रहा सी बराबर ε0 A अपॉन स्मॉल डी के रूप में लिख दिया, जो बोला है ना वैसे लिखते चलते हैं। इसमें लिखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, तो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा भाई, सी बराबर ε0 × A अपॉन स्मॉल डी के रूप में होगा, ठीक है। अब देखिए जो आगे बोला उसको सुनिए, यदि प्लेटों के बीच में दूरी, प्लेटों के मध्य 3D/4 दूरी में एक εr परावर्तांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो यानी टी का मान हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पर टी बराबर 3D/4 दे रखा है, ये समझ गए ना भाई। अरे भाई प्लेटों के बीच में ये 3D/4 दूरी में एक εr परावर्तांक वाला पदार्थ भर दिया इसमें, तो इसका मतलब उस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है या उस पट्टिका की जो मोटाई है, परावैद्युतांक जो लिया है εr, जिसका मतलब जिस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक εr है जी, और उसकी मोटाई यहाँ पर किस रूप में 3D/4 के रूप में है, उसकी मोटाई बोल दो या उस दूरी में क्या भरा है εr परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये प्लेटों के बीच में ये 3D/4 दूरी में लिया गया है, εr परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ लिया है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला सेम वही लगेगा, यानी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उस केस में संधारित्र की धारिता कितनी होती है, सी बराबर ε0, देखिए ε0 A अपॉन में D माइनस टी और 1 - 1 अपॉन εr, ये होता है। अब वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं है, देखिएगा ε0 A अपॉन में D माइनस टी, टी कितना है 3D/4 और 1 - 1 अपॉन εr। अब इसको सोल्व करना है, अब इसको सोल्व करोगे तो देखिएगा धारिता क्या बनेगी। ये नई धारिता इस माध्यम में है ना, ये माध्यम में नहीं, प्लेटों के मध्य माध्यम है, माध्यम कौन सा परावैद्युत माध्यम है, तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में धारिता है ये, ठीक है ना। CM लिख दिया मैंने इसको। अब इसको आगे सोल्व करो, देखो क्या बनेगा ε0 A अपॉन में, देखो सोल्व करेंगे तो D दोनों में कॉमन है तो D बार रख देता हूँ मैं, इसमें बार ले लेता हूँ, ब्रैकेट से बार लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिएगा 1 - 3/4 और 1 - 1 अपॉन εr। अब इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। अब देखिएगा ये तो आपको पता है ये क्या होता है, अब ये भी निकालिए, जब प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ नहीं भरा हो, कहने का मतलब प्लेटों के मध्य निर्वात या वायु की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता होती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिख ली है, कैलकुलेट कर ली ना, स्टार्टिंग में लिख लिया इसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह C लिख सकते हैं। तो C अपॉन में, अब इसको सोल्व करना है आपको, देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको सोल्व करना है तो देखो कैसे होगा, ये 1 - 3/4 देखो आगे, और प्लस 3/4 εr, ठीक है। अब इसमें 1 में से 3/4 कम करो तो कितना होगा, यहाँ से 1/4 आएगा, और यहाँ से आएगा देखो C हो जाएगा 1/4 प्लस 3 बटे कितने हो जाएगा 4 εr, ठीक है। अब इसको और आगे सोल्व करोगे तो देखो आगे से आगे करते जा रहे हैं। अब इसको इसमें देखो एलसीएम भी लेंगे ना इसमें, तो एलसीएम क्या हो जाएगा
यहाँ 4 एप्सिलॉन आर के रूप में आ जाएगा सी, तो 4 एप्सिलॉन आर ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 4 एप्सिलॉन आर ले लिया नीचे, तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 3, तो ये आ गई धारिता, ये धारिता नई धारिता आ गई CM बराबर, ठीक है। तो नई धारिता CM बराबर C इंटू 4 एप्सिलॉन आर अपॉन में एप्सिलॉन आर प्लस 3 होती है, ठीक है। तो ये धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, माध्यम की उपस्थिति में धारिता अधिक होती है, ठीक है ना। तो माध्यम की उपस्थिति में ये धारिता बढ़ जाएगी क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे नहीं धारिता, ये तो पूछिए, मतलब एप्सिलॉन आर परावर्तांक वाला पदार्थ अगर भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, ये हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, सी धारिता वाले अनेक संधारित्र चित्र में दर्शाए अनुसार अनंत संख्या में संयोजित है। देखो ये रहे, देख लो आप, इसमें ये एक यहाँ पर चित्र बना रखा है। इस चित्र में सी धारिता वाले अनेक संधारित्र हैं, ठीक है, अनंत संख्या में है। बिंदु ए और बी के बीच में आपको क्या पूछा है, कुल धारिता ज्ञात करनी है। कुल धारिता ज्ञात करनी है ए व बी के बीच में, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें समझने वाली बात है, देखो ये जो सी धारिता के जो संधारित्र हैं, देखिएगा इनका संयोजन क्रम देखिएगा, पहले ये फिर इसके बाद में इस प्रकार से देखिएगा। देखिएगा ये मतलब एक ही ऑर्डर में है, सारे के सारे संधारित्र एक ही सीरीज में है। तो मतलब देखिए P और Q के दाईं तरफ देखिएगा, P जो P दिख रहा है, ये Q दिख रहा है, P Q के जो दाईं तरफ जो सी धारिता के जो संधारित्र हैं वो एक ही सीरीज में लगे हुए हैं, सारे के सारे एक ही सीरीज में लगे हुए हैं। और उन सभी संधारित्रों के लिए जो तुल्य धारिता है वो हमने बता दी यहाँ पर कितनी होती है, वो हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया। इसमें C डैश कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा ना, इन्फिनाइट है यहाँ पर, तो हमने कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो P और Q के जो दाईं तरफ है ना, दाईं तरफ जितने भी संधारित्र लगे हैं उन सभी संधारित्रों की जो कुल धारिता बनेगी वो यहाँ पर हमने कंसीडर कर ली, कितनी है, C डैश है। कितनी है भाई, C डैश है। और ये C डैश है, इसीलिए A और B के बीच में तुल्य धारिता भी कितनी हो जाएगी, A व B के बीच में तुल्य धारिता C डैश हो जाएगी। अरे भाई ये तो अनंत, मतलब ये P और Q के बाद में अनंत संधारित्र तो जुड़े हैं, अनंत संधारित्र, और उनकी तुल्य धारिता कितनी बताई मैंने, उनकी धारिता कुल धारिता कितनी बताई मैंने, C डैश बताइए। तो इसमें ये दो संधारित्रों से जो तुल्य धारिता बनेगी वो इसमें जोड़ोगे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं, बिंदु A व B के बीच में तुल्य धारिता कितनी मान ली हमने, C डैश मान ली। A व B के बीच में तुल्य धारिता कितनी मान ली, C डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको पता होना चाहिए, ये अभी 3 संधारित्र बचे हैं। कितने संधारित्र, 3 संधारित्र बचे हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3 संधारित्र हैं। तो ये दोनों संधारित्र कैसे हैं, सीरीज में है, सीरीज में, और ये सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम क्या निकाल लेंगे, तुल्य धारिता निकाल लेंगे भाई। इन दोनों संधारित्रों से जो संयोजन बनेगा, 2 संधारित्रों से संयोजन कैसा, श्रेणी क्रम संयोजन, और उस श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता हम निकाल लेंगे। और वो धारिता, उस धारिता का जो संधारित्र है वो इस धारिता के, मतलब इस धारिता के संधारित्र के क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। और समांतर क्रम में होगा तो फिर हम क्या कर देंगे, समांतर क्रम संयोजन बना देंगे और वहाँ से तुल्य धारिता निकाल लेंगे। और वो तुल्य धारिता कितनी होती है, A व B के मध्य कुल धारिता कितनी है, ये C डैश, मतलब ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भाई, C डैश, ये अनंत संधारित्रों की धारिता भाई है। और ये 2 इसमें जोड़ोगे, अनंत में कोई भी +1 जोड़ो, 2 जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसमें कोई ये जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। ये 2 संधारित्रों की धारिताओं को आप जोड़ोगे, श्रेणी क्रम या संयोजन जो भी है, आप जो भी संयोजन लेके करोगे, मतलब जिस हिसाब से आप करते हो उस हिसाब से लेके आप काम करोगे, तो इसमें अनंत संधारित्र, मतलब बहुत सारे संधारित्र हैं, अनंत संधारित्र ही मान लो, ये अनंत संधारित्र जिनकी धारिताएं मैंने कंसीडर कर ली C डैश। तो इनमें जोड़ने घटाने से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए हमने कह दिया कि बिंदु A व B के बीच में धारिता कितनी है, A व B के बीच में तुल्य धारिता हमने क्या मान ली, कंसीडर कर ली, C डैश होती है। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले ये दोनों संधारित्र सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका मतलब देखिएगा सीरीज में होंगे तो क्या होता है, सीरीज में C डैश अपॉन में 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता C + C डैश। और ये तुल्य धारिता का जो संधारित्र है वो इस धारिता के संधारित्र के क्या है, समांतर क्रम में है तो +C हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ बनेगी अब की बार इसमें। अब इसको सोल्व करोगे तो देखिएगा क्या बनेगा, C + C डैश और +C डैश, ये एलसीएम ले लिया नीचे, और C + C डैश।
अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, सी डैश प्लस सी डैश स्क्वायर, और इसको और आगे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, सी स्क्वायर और प्लस सी डैश और प्लस सी डैश, तो सी डैश से सी डैश कैंसिल। अब इसको सोल्व करोगे तो सी डैश स्क्वायर माइनस सी डैश और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। इसमें सी डैश का मान ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, ये श्रीधराचार्य सूत्र से आप कर सकते हो कैलकुलेट। तो सी डैश का मान जो भी आएगा देखते हैं, -1 का मतलब होता है यहाँ पर सी और प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है इसमें, बी का स्क्वायर, बी क्या है, बी स्क्वायर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर बी का स्क्वायर करेंगे, जो माइनस ये लिखा है ना बी का, यानी सी डैश का जो गुणांक है, तो ये यहाँ पर क्या माइनस सी, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर और माइनस 4a हमारा 1 है और सी हमारा सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, बटे में 2a आ जाएगा, इसलिए धराचार्य सूत्र है उससे कर सकते हो आप। तो सी डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सी डैश बराबर कितना हो जाएगा, सी प्लस माइनस, और इसको सी स्क्वायर ये बाहर निकाल लेते हैं, इसको सी स्क्वायर है नहीं तो रूट से बाहर निकलेगा, सी हो जाएगा 1 + 4 यानी 5/2। इसको सोल्व करेंगे तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो लास्ट में क्या बनेगा भाई, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो सी यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और इस प्रकार से 1 ± √5/2, मतलब पूरे के है ना, पूरे के आ जाएगा, पूरे के बटे में आएगा, 1 ± √5/2, मतलब पूरे के बटे में आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब ये सी तो देखो, और इसमें सी का तो कोई है भी नहीं, ये आएगा इसमें हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि धारिता कभी नेगेटिव होती नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसमें धारिता की, ठीक है ना। सी डैश बराबर जो आएगा, जो पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना भाई, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो और बाकी तो ये होगी कैलकुलेशन वगैरह हमने देख लिया है, और तो सारा हो गया है इसमें, और कोई गलती तो नहीं है, देख लेते हैं इसमें, गलती तो नहीं है भाई। बी का स्क्वायर है तो ये सी स्क्वायर प्लस 4ac, और सी का मतलब ये सी स्क्वायर हो जाएगा, और सी माइनस बी ये पहले से है इसमें, और नीचे 2a एक आएगा इसमें, तो ये आएगा भाई, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि संधारित्र की धारिता कभी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा उनके मध्य की दूरी कितनी है, 2.5 mm है, और उनको 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़कर आवेशित किया गया है। संधारित्र द्वारा संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी। तो देखिएगा, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे दिया भाई हमें अपने पास, ए बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको सीधी सी बात है, इसको एसआई क्वांटिटी में चेंज करना पड़ेगा, तो एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, सॉरी क्वांटिटी नहीं, एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, 10⁻² मीटर स्क्वायर कर दिया, इसमें चेंज कर दिया 90 × 10⁻², ये सही है, सही नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है ना, तो ऐसे बनेगा ये, तो 90 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिएगा क्या है आगे, इसमें आगे देखिएगा उनके बीच में दूरी कितनी है, प्लेटों के बीच में दूरी कितनी दे दी, डी, स्मॉल डी का मान दे दिया इसमें, स्मॉल डी की वैल्यू जो दी है 2.5 mm दी है, तो 2.5 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा, ठीक है, डी भी आ गया। 400 वोल्ट वोल्टेज से क्या किया, सप्लाई दी है 400 वोल्ट से, तो विभवांतर कितना है इसमें, 400 वोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर संधारित्र द्वारा संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है, जो कि हमने पढ़ रखी है, सी बराबर सॉरी ऊर्जा क्या होती है, U बराबर 1/2 CV², ये हमने पढ़ रखी है, ये पढ़ रखी है ना भाई, U बराबर कितना होता है, 1/2 CV² पढ़ रखा है ना यहाँ, तो V यहाँ दे रखा है विभवांतर भाई, 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़कर आवेशित किया गया इसको, तो V का मान दे रखा है यहाँ पर। C देखना पड़ेगा, C यानी समांतर प्लेट, जो भी हमने प्लेट समांतर प्लेट है ना ये, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है वो हम देख लेते हैं यहाँ से। तो U बराबर 1/2 C की जगह लिख देते हैं ε0A/d, और V पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V का स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू पुटअप करनी है, ε0 आपको बताइए 8.854 × 10⁻12 होता है, और A आपको पता है क्षेत्रफल है यहाँ पर 90 × 10⁻4 होता है, और स्मॉल d हमने देख ही लिया, अभी वैल्यू दे रखी है हमें 2.5 × 10⁻³ और विभवांतर V का स्क्वायर करना है, तो 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो देखना है यहाँ से, और वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये पूरा जो भी है ना, इसको कैलकुलेट करो आप, जो भी वैल्यू आएगी वो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एनर्जी आ जाएगी उस केस में, एनर्जी मतलब ये सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये पूरा इक्वेशन आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, जो भी है ना
कैंसिल आउट वगैरह करके गुणा भाग करके जो भी है, तो लास्ट में जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी यानी स्थिर विद्युत एनर्जी आएगी वो आप निकाल सकते हो ना। पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ओके तो भाई थैंक यू।